हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हों। और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में हमने बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन, डाइजेशन पढ़ा दिया था, एब्जॉर्प्शन भी हो ही गया था। उसके बाद मैंने फिर आपको रेस्पिरेशन भी पढ़ा दिया था। अब ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको एक पार्ट दे दिया है, ठीक है। बेसिक मैंने आपको हार्ट के बारे में बता दिया था, क्या होता है, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि एक बार शुरू करने से पहले मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। पहला चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से ब्लड वेसल्स में होती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस ब्लड वेसल्स में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टरी, ठीक है। आर्टरी में आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वीन्स में क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर्टरी क्या होती है। देखो, आर्टरी का मतलब होता है कि जो भी ए से आर्टरी था और ए से अवे था, तो अगर ब्लड हार्ट से अवे दूर जा रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। वीन क्या होता है, वीन का मतलब होता है अगर आपका ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा होगा तो उसको हम वीन बोलते हैं, या उस ब्लड वेसल को हम वीन बोलते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें थी। आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है वो पतली होती है, जबकि वीन की जो ल्यूमेन होती है वो काफ़ी मोटी होती है। इसकी वजह से आर्टरी जो होता है वो आपका उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आर्टरी मोटी भी रहती है। जबकि वीन में जो होता है वो प्रेशर बहुत कम होता है और वेलोसिटी भी बहुत कम होती है, और इसीलिए उसमें जो प्रेशर है बहुत कम होता है, तो उसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। बाकी कैपिलरी जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, मटेरियल एक्सचेंज करना हो, और जहाँ आर्टरी और वीन आपस में इंटरेक्ट होते हैं, जहाँ मिलते हैं, उसको भी हम कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था हार्ट आपका एक इन्वर्टेड शेप में होता है, जिसमें आपके ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ह्यूमन मेल का जो 300 ग्राम होता है, फीमेल का 250 ग्राम हार्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो आपका बेस जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम संभाल रहा होता है, बट जो आपका एपेक्स पार्ट होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल संभाल रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब इसमें एक चीज़ और बतानी है, इसमें आप ये याद रखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके हार्ट में क्योंकि है आपके पास 4 चैम्बर, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे ऐसे बना दे रहा हूँ। अब देखो, क्योंकि यहाँ आपको ये बताया गया था कि ऊपर वाला जो होता है वो आपका लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाला जो होता है वो आपका राइट एट्रियम होता है, और जो नीचे वाला होता है वो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अच्छा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल होती है उसको शायद आपको याद होगा, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सेप्टम। और 2 एट्रियम के बीच में इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, ठीक है, IAS हो गया। और सेम टू सेम ऐसे ही 2 वेंट्रिकल के बीच में बोलते थे इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है। लेफ्ट एट्रियम, अच्छा, हर एक चैम्बर की जो कैपेबिलिटी होती है वो 70 ml की होती है, ठीक है। कितनी की होती है, 70 ml, मतलब ये 70 ml तक ब्लड अपने चैम्बर में स्टोर कर लेता है। तो अगर मुझे बताओ 70 ml ये रख ले रहा है एक चैम्बर में, और ह्यूमन हार्ट के पास होते हैं 4 चैम्बर, तो टोटल जो हार्ट में ब्लड रुकता है एक टाइम पे वो कितना स्टोर कर सकता है, मतलब एक टाइम पर वो 280 ml ब्लड को रख सकता है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, क्योंकि जब आपका ब्लड 70 ml लेफ्ट एट्रियम में फिल हो जाता है, तो क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस वॉल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। अब ये 10th क्लास में इतना नहीं मिलेगा डिटेल, बट मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट एट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। बाकी काम वही होता है कि जब आपका पूरा ब्लड एट्रियम में भर जाता है तो आपका ब्लड ये वॉल्व उस वॉल्व पर प्रेशर मारता है, जिसकी वजह से ये वॉल्व खुलता है और आपका पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर ये वॉल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड आपका वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना जा सके, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही आपका एट्रियम राइट वालों के बीच में होता है, बट राइट वाले में क्या होता है, वो 3 वॉल्व होते हैं, तो डेट्स वाई इसका नाम रखा गया है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो अगर
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होगी तो उसको ट्राइकस्पिड बोलेंगे, और अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होगी तो उसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। सिर्फ नाम रखा गया, बाकी फंक्शन वही होता है कि बैक फ्लो को रोकेगा। एक बार एट्रियम से ब्लड अगर वेंट्रिकल में आ जाता है तो उसको वापस ब्लैक फ्लो से रोकता है वो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ समझानी थी, डबल सर्कुलेशन, जो बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन करने को कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, डबल सर्कुलेशन से पहले आप ये मुझे बताओ कि आपको शायद याद होगा कि यहाँ आपके पास एल्वलाई था, ठीक है। अगर आपको पिछला फिगर याद होगा तो यहाँ मैंने बोला था कि एल्वलाई था। अच्छा, एल्वलाई से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन सीधे किस वेन के थ्रू जाएगा? यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू। अच्छा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, क्योंकि पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो आपका जाएगा वो आपका लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, इंटर करेगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से ये किस में इंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करेगा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ से फिर इसको बॉडी के सेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस ब्लड में कौन आ रहा है? इस ब्लड में O2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी O2 आ रहा है, ये भी O2 है। सेल में O2 गया। अब सेल में क्योंकि O2 गया, सेल ने उसको एरोबिक रिस्पायरेशन किया और यहाँ से फिर अपना बाई प्रोडक्ट क्या निकाला? अपना सेल ने यहाँ अपना बाई प्रोडक्ट CO2 निकाला। अब क्योंकि इस ब्लड को, इस वाले ब्लड को एल्वलाई तक ऑक्सीजन लेने फिर से पहुँचना है, तो फिर से पहुँचने के लिए भाई उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ऐसा ऑर्गन चाहिए जो पंप कर सके। तो यहाँ से फिर आपका जो ब्लड है वो फिर से इंटर करेगा किसमें? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड किस में इंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक। और राइट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड सीधे पहुंचेगा एल्वलाई के पास। तो ये इसको क्या बोलते थे? इस वाले को हम बोलते थे पल्मोनरी आर्टरी। और इस पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता था? डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता था। अब बाकी आप चाहो तो बना लो इसको बीच में ऐसे, ये ऐसे भाई बीच में देखो क्या बन गई आपकी? सेप्टम बन गई। फिर यहाँ ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया। बीच में आपका यहाँ ट्राइकस्पिड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इनमें देखो, एक बार एल्वलाई से ब्लड आया, पहले दोनों चैम्बर में घुसा, यहाँ से निकला, फिर वो सेल में गया। सेल से निकलने के बाद वो फिर एक बार हार्ट में गया। इसका मतलब है आपका जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार इंटर कर रहा है। तो 2 बार, एक साइकिल, देखो यहाँ से गया, निकला, यहाँ पे हुआ, फिर ये यहाँ पहुँचा, एक साइकिल कंप्लीट हो गई उसकी। तो जो ये एक साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ें ये बताओ, ये एल्वलाई तुमको कहाँ मिलता है? एल्वलाई तो तुमको लंग्स में मिलेगी। तो एक इसका बढ़िया सा, एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट सा फिगर बना दें तो नहीं चलेगा। देखो, इसके लिए एक शॉर्ट सा फिगर सिर्फ देखते जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ लंग्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका लंग्स, ठीक है। अब ये बताओ, लंग्स से ब्लड पहले किस में आया? लंग्स से पहले ब्लड किस में आया? पहले हार्ट में आया, ठीक है। हार्ट से फिर सेल में गया, मतलब सेल कह सकते हो कि बॉडी में गया, ठीक है, बॉडी में गया। बॉडी से वापस किस में गया? हार्ट में गया, ठीक। और हार्ट से वापस बॉडी किस में गई? लंग्स में गई। तो ये कुछ देखो साइकिल रिपीट नहीं हो रही। अच्छा, इस देखो में, इसमें रिपीट क्या हुआ है? हार्ट ही तो सिर्फ 2 बार आया। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में, हार्ट में ब्लड 2 बार जा रही है। अब मुझे बस इतना बताओ, लंग्स से जब हार्ट में ब्लड जाएगी तो कौन लेके जाएगी उसको? पल्मोनरी वेन लेके जाएगी। इसमें कौन सा ब्लड होगा? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हार्ट से जब बॉडी में जाएगा, भाई हार्ट से आपकी बॉडी में जाएगी
तो क्योंकि बॉडी में जा रही है तो भाई यहाँ पर आर्टरी लेके जाएगी उसको, ठीक है। कौन लेके जाएगी? आर्टरी। और आर्टरी में मैंने बताया था कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब बॉडी से हार्ट में ले जाना है तो यहाँ से फिर कौन ले जाएगा इसको? वीन ले जाएगा। और हार्ट से वापस लंग यहाँ ले जाना है तो यहाँ इसको कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब इसकी एक बहुत अच्छी साइकिल अगर मैं बनाना चाहूँ तो बहुत सिंपल में आपको याद भी हो जाएगा वो, ये तो मैंने बस अभी ऐसे समझाया। अब देखो इसको कैसे बना सकते हो, मुझे बस ये बताओ। यहाँ मैं लिख दूँ बॉडी, ठीक, और यहाँ मैं बीच में क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ हार्ट, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका लंग्स, ठीक है। अब मुझे बस इतना बताओ कि आपकी बॉडी से, ठीक है, आपकी बॉडी से पहले ब्लड किस में गया? हार्ट में गया। बॉडी से पहले किस में गया? हार्ट में गया। कौन सा ब्लड ये गया है बॉडी से हार्ट में? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये देखो इसमें 8 बनाना है, ऐसे हुआ। हार्ट से फिर बॉडी, हार्ट से ब्लड फिर किस में गया? लंग्स में गया, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ही गया। अब मुझे बताओ लंग्स से वापस किस में जाएगा? भाई अल्वलाई में ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वो एक बार लंग्स में जाएगा। यहाँ पे ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। और हार्ट से फिर एक बार बॉडी में पूरा भेज दिया जाएगा। यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजनेटेड। बस मुझे इतना बताओ, बॉडी से हार्ट कौन लेकर जाएगा इसको? वीन। ये ऐसे गया। हार्ट से लंग की तरफ कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से हार्ट में कौन ले जाएगा इसको? आर्टरी, ठीक है। लंग से हार्ट, नहीं आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वीन ले जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वीन ले जाएगा। और हार्ट से पूरी बॉडी में कौन ले जाएगा आपका? आर्टरी ले जाएगा। तो ये फिगर बना लेना आप, ठीक है। ये दोनों सेपरेट फिगर है, आपको जो आपको सही लगता हो, आपको दोनों बनाना हो दोनों बना लो, बट जो आपको सही लगता हो आप बना लो, आपको याद करने के लिए। ऐसा इसमें जरा फिगर ध्यान से देखो, ये देखो ये 8 बन रहा है। देखो यहाँ से शुरू किया, ऐसे गया, फिर ये चीज़ ऐसे घूम के गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चीज़ें वापस आई और फिर ये वापस यहाँ आ गया। तो देखो ये आपका 8 बन रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी आपको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो खुद क्लियर हो जाएगा कि पहले कौन सा ब्लड कहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा डबल सर्कुलेशन आपको मैंने जनरली समझा दिया है आपको कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, देखो फिर से। The circulatory system in which blood travels twice through the heart in one cycle of the body is known as double circulation, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि इसमें देखो हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक बार देखो बॉडी से आ रहा है, उसके बाद फिर लंग से भी आ रहा है, तो देखो 2 बार आ रहा है। एक बार ऑक्सीजनेटेड, अच्छा ये किस चैम्बर में आएगा? ये आपका हार्ट के लेफ्ट वाले में आ रहा है। और ये देखो किस चैम्बर में आ रहा है? आपके हार्ट के राइट वाले चैम्बर में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको जाननी चाहिए। जैसे है आपका हार्ट बीट क्या होता है? वन कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जब आपका हार्ट जो होता है वो एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन करता है और एक पूरा रिलैक्सेशन करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द सेंस क्या है? देखो आपके हार्ट में ऊपर वाला चैम्बर है उसको आर्ट्रियम बोले हैं, ठीक है। नीचे वाला जो चैम्बर उसको हम वेंट्रिकल बोले हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब आपका आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे वाला रिलैक्स होता है। जब ये रिलैक्स करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ये जब रिलैक्स करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपका जो सिस्टम हार्ट चलता है वो कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे ऐसे चलता है। यही जो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपकी जो चलती है हार्ट की, दिस इज नोन एज हार्ट बीट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट बोलते हैं। नॉर्मल जो ह्यूमंस की हार्ट बीट रखी गई है एवरेज जो है वो 72। अब ऐसा नहीं है कि सबका 70, किसी का 80 भी जाता है, किसी का 85 भी जाता है। आप दौड़ते हो तो 90, 100 क्रॉस भी हो जाता है, किसी का 60 भी रहता है। तो वो ऑन एन एवरेज निकाला गया है कि जो हार्ट बीट आती है वो 72 बीट पर मिनट ही आती है, ठीक। चलो
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? द मैक्सिमम प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द वॉल्स ऑफ आर्टरी इज नोन एज ब्लड प्रेशर। क्योंकि जब आपका जो ब्लड है वो अभी हार्ट से बाहर निकलेगा, तो जब हार्ट से बाहर निकलेगा तो बॉडी के लिए जाएगा ना, तो आपका हार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है तो वो आर्टरी के थ्रू बाहर निकलता है। तो आपका जो ब्लड है वो आपकी आर्टरी पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच इज जस्ट रिमूव्ड बाय द हार्ट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो वो प्रेशर जो ब्लड लगाता है आर्टरी की वॉल पर, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जनरली लेफ्ट हैंड में ही मेज़र करना चाहिए। रीज़न ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के करीब हार्ट होता है, क्योंकि आपका हार्ट भी लेफ्ट साइड ही होता है। तो वहाँ से जो हार्ट पंप जो करेगा, हार्ट जो ब्लड निकलेगा वो लेफ्ट हैंड में जल्दी आएगा, तो प्रेशर का ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो थोड़ा एक्यूरेट आने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। बाकी आप राइट में भी कर सकते हो बट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड के हार्ट तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस समय प्रेशर आपका कुछ डाउन हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड होता है, जब भी आप ब्लड प्रेशर मेज़र करिए या करवाइए किसी का भी, तो याद रखिए हमेशा लेफ्ट हैंड में ही मेज़र करिए। ठीक है। एक्यूरेट ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है। दूसरी आपके लिए कई बार देखा होगा कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो स्टेबल अवस्था में मेज़र किया जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं क्लिनिक पे जा रहे हैं और आप चल के गए हैं, तो आप देखोगे कि वो खाली बैठा रहेगा, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि 10 मिनट रुको। फिर आप सोचोगे ये खाली बैठा फिर भी 10 मिनट रुकने को कह रहा है। ऐसा नहीं है। रीज़न ये होता है कि जब आप चल के जाते हो तो उस समय आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है। हार्ट बीट तेज़ होती है तो वो प्रेशर भी ज़्यादा लगाता है, लेकिन जब आप 10 मिनट रिलैक्स होते हो, आराम करते हो, तो हार्ट बीट अपने नॉर्मल स्टेज में पहुँचता है, और नॉर्मल में जब पहुँचेगा तो फिर नॉर्मल पंपिंग करेगा, और उस समय आपके जो ब्लड प्रेशर है वो एक्यूरेट मेज़र होगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। The maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery during contraction phase is known as systolic pressure. Systolic pressure क्या होता है? जब आपका हार्ट जनरली कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस समय जो भी ब्लड होता है वो रिमूव कर दिया जाता है वेंट्रिकल में, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल याद रखना, पूछा जाता है कितना होता है। सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 mmHg, प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट होती है mmHg। Hg इज ए मरकरी, मिलीमीटर जनरली वो स्केल बनाई गई है। तो mmHg जो होता है, mmHg इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आप नॉर्मल याद रखो, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg होता है। ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज डायस्टोलिक। अब जैसे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, दिस इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि आपका 120 होता है mmHg। और यही जब आर्टरी रिलैक्स करता है, यही जो आपका ये चीज़ रिलैक्स होता है, आपका आर्टरी रिलैक्स होता है जब, तो उसी को हम जनरली डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो आपका इस 80 mmHg होता है। ठीक है। 80 mmHg होता है। ठीक है। बाकी जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 mmHg लिखा जाता है। नॉर्मल यही होता है कि 120/80, जो आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो वो आपने देखा होगा कि वो ऐसे ही मेजर होता है। 120/80 इज ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अगर आपका जो बीपी है वो 120/80 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बढ़ के 145/90 हो सकता है, या 145/100 भी हो सकता है। ऐसे केसेस में हम उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को, उस पर्टिकुलर डिजीज़ को, या पर्टिकुलर इवेंट सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन नाम देते हैं। ठीक है। अगर आपका बीपी नॉर्मल से कम है, ठीक है, लगभग 120 से कम है अगर आ रहा है, तो लगभग जैसे एग्जांपल 110/75 है, 100/75 है, तो इसको हम जनरली हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर बीपी नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, और अगर बीपी नॉर्मल से कम है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। ठीक है। बाकी बीपी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फाइगमैनोमीटर। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में एक वो रहता है ना, यहाँ पर बांधते हैं फिर फुस करते हैं तो वो यहाँ फूल जाता है। ब्लड प्रेशर कभी मेज़र करवाओ, मज़ा बहुत आता है। ठीक है। यहाँ पे वैसे स्वेल होने लगता है तो वो अच्छा लगता है काफ़ी। ठीक है। ऐसा भी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आप करा सकते हो, पता चल जाता है। तो वो जो डिवाइस होती है जिससे ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्फाइगमैनोमीटर। पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़ के ही जाना। ठीक है।
This device measure to reading the BP, that is systolic pressure when heart is contracting and pumping out blood, and diastolic when the blood is released. Actually ये डिवाइस मेजर क्या करता है, वो आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, मतलब वही आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड आपके हार्ट का रिलैक्सेशन फेज ही ये मेजर करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी आपका कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चार्ट में ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको जैसे आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि आपका 45% होता है, और सेकंड है आपका प्लाज्मा जो कि 55% होता है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो आपका लगभग 3 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। आरबीसी, डेट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या आप सेल भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि रेड इन कलर होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो आपका है एर्थ्रोसाइट। सेकंड आपका है डब्ल्यूबीसी, डेट इज वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये जनरली इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, पूछा जाता है पेपर में। और ये आपकी बॉडी का सोल्जर ऑफ बॉडी होता है, मतलब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसी के हाथ में, आपकी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी के हाथ में। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, डैट मीन्स डब्ल्यूबीसी कम पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, इसका जो दूसरा नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। और प्लेटलेट्स का काम होता है जनरली ब्लड क्लॉटिंग में करना। जैसे कहीं आपको अगर कोई कट लग जाता है तो कुछ देर के बाद वहाँ ब्लड रुक जाता है। ब्लड इसीलिए रुक जाता है क्योंकि वो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा है, तो प्लेटलेट्स अगर हैं तो बॉडी में क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में कम भी हो जाता है तो वो भी इसके लिए पर्टिकुलर बीमारियां हो जाती हैं आपको, तो इसीलिए रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए हर 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी को डिस्क्राइब किया है, तोड़ा गया है। अब ये जस्ट अ फैक्ट है, आप बस याद रखो, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में रखा गया है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर 4 लोग हैं आपके, हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसनोफिल और एसिडोफिल, ठीक है। आप कभी ब्लड रिपोर्ट उठा के देखो, ये सारी चीज़ें उस ब्लड रिपोर्ट में होंगी। आपके घर में आई थिंक कहीं ना कहीं रिपोर्ट होंगी, आप एक बार ब्लड रिपोर्ट उठा के चेक कर लो, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। उनमें कितना होना चाहिए उसका रेंज भी दिया होगा, कितना कितना कैसे होना चाहिए, ठीक। ए ग्रेनुलोसाइट आपका 2 तरीके का होता है, मोनोसाइट होता है और एक लिम्फोसाइट होता है, ठीक। लिम्फोसाइट 2 तरीके का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। वी लिम्फोसाइट को जनरली हम, ये वी लिम्फोसाइट जो होता है वो बनता भी बोन मैरो में है एंड मैच्योर भी बोन मैरो में ही होता है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज बी लिम्फोसाइट। तो बगल वाला टी क्यों बना है? टी इसलिए बोला क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड में, अब आपका थाइमस ग्लैंड यहाँ नेक रीजन के पास होता है, वो आके आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में डिटेल आएगा, ठीक है। तो ये बनता तो आपका बोन मैरो में है, ठीक है, बनता तो ये बोन मैरो में है, बट ये मैच्योर थाइमस ग्लैंड में होता है। तो क्योंकि मैच्योरिंग इसकी थाइमस में चल रही है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज थाइमस टी लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या है, जो बी वाला है वो बनता भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी बोन मैरो में होता है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज बी लिम्फोसाइट, ठीक। आरबीसी के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी, नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लास 9th में जब आपने सेल थ्योरी पढ़ा होगा तो उस सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है ये कि आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक। बाकी सर्कुलर होता है आपका, ठीक है, बाई कनकेव होता है। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा बाई कनकेव, कुछ दिन रुकिए, जब लाइट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वहाँ आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर आएगा तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आरबीसी लगभग आपकी बॉडी में 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होने चाहिए। आरबीसी की जो कुल अवधि है वो 120 डेज, दैट मीन्स 3 मंथ होती है, मतलब 3 महीने के अंदर आप किसी को ब्लड चढ़ा सकते हो और 3 महीने के अंदर आप किसी को निकाल सकते हो, मतलब 3 महीने के बाद आपका जो ब्लड होता है वो ख़राब मान लिया जाता है। साइज जो मानी जाती है आरबीसी की वो लगभग 7x2 माइक्रोन मानी जाती है। डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज अनीमिया। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी होती है, मतलब इन शॉर्ट हीमोग्लोबिन की कमी होती है, सबको पता है वो पर्टिकुलर बीमारी आपकी अनीमिया कहलाती है। मेल में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 14 से 16 ग्राम होना चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में, और फीमेल में जो है वो 12 से 14 होना चाहिए 100 ml। अभी देखो फीमेल का थोड़ा कम रख दिया गया है, 12 ml ही रख दिया गया है। रीज़न ये होता है कि क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनके अंदर ब्लड लॉस भी होता है, तो लॉसिंग की वजह से उनके बॉडी से कुछ ब्लड बाहर निकल जाएंगे, तो इसीलिए उनका जो ब्लड लेवल है हीमोग्लोबिन का वो थोड़ा कम ही रखा जाता है, ठीक है। बाकी सेकंड है आपका डब्ल्यूबीसी, इट इज़ अ डिफेंस सेल, आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा मंत्रालय इनके पास होता है, ठीक है। ओनली न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, इनके पास न्यूक्लियस होता है। नॉर्मल काउंट जो होता है वो लगभग 6000 से 8000 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर यही
एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ इमेच्योर WBC ल्यूकीमिया, डेट इज ब्लड कैंसर। अच्छा, सिंपल सरल शब्दों में जो नॉर्मल WBC होती है आपकी बॉडी में वो 6000 से 8000 होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर ये 6000 से 8000 की बजाय अगर 70 से 80,000 हुए या लगभग 1 लाख तक अगर इनकी अमाउंट पहुंची, तो इतने ज़्यादा WBC अगर होंगे तो यही पर्टिकुलर बीमारी ही ब्लड कैंसर कहलाती है, इसी को हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज वेरिएबल फ्रॉम फ्यू आवर टू फ्यू मंथ। ये लगभग आपका बहुत घंटों और मंथ में भी डिपेंड करता है, कुछ घंटे भी हो सकते हैं इनकी अवधि और कुछ महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट की जो साइज़ होती है वो जनरली 2x4 माइक्रोन होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी न्यूक्लिएटेड नहीं है। प्लेटलेट की जो अमाउंट होती है वो 1.5 लाख से लगभग 3 लाख mm³ ऑफ ब्लड होनी चाहिए। लाइफ स्पैन 8 से 10 दिन की होती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आप दिमाग में रखना, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि RBC को एर्थ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्योंकि वो कलरलेस होता है, RBC को एर्थ्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेड होता है, एर्थ्रो शब्द का मतलब ही रेड होता है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप याद रखना। उसके बाद है डिजीजेज रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट से रिलेटेड आपकी कुछ डिजीजेज हैं। पहला है हार्ट फेलियर, ठीक है। फेलियर ऑफ वेंट्रिकल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अब क्योंकि आपका जो आर्टरियम है वो पहले ब्लड पंप करेगा, तो सारा ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। अब अगर वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल नहीं पंप कर पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर केसेस में आपको हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। अगर आपका वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स आपका हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है। ये पहली हो गई। सेकेंड है आपका हार्ट अटैक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी कार्डियक मसल होती है, क्योंकि हार्ट किससे मिलकर बनती है, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डेथ इन द सेंस ना तो वो कॉन्ट्रैक्शन में कर रही है ना तो वो रिलैक्सेशन का पार्ट कर रही है। तो अगर डेथ हो जाती है कार्डियक मसल की तो उस पर्टिकुलर को हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो जनरली बाईपास सर्जरी होती है, करवाई जाती है। थर्ड है आपका कार्डियक अरेस्ट। अगर आपकी हार्ट बीट रुक जाती है तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। बाकी फोर्थ आपको मैंने बता दिया था, डेक्स्ट्रो कार्डियक का मतलब है अगर आपका हार्ट राइट साइड शिफ्ट है नॉर्मल पोजीशन से तो वो उसको हम डेक्स्ट्रो कार्डियक बोलते हैं। तो आप तो पहले ये हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंसेस याद रखना, ठीक है। बहुत बच्चों को नहीं पता है, बहुत बच्चे तीनों को एक ही जानते हैं। हार्ट अटैक, पहली बात तो हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट अटैक होता है, ठीक है। पहला क्या, हार्ट फेलियर है, उसमें वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाता ब्लड। सेकंड है आपका हार्ट अटैक, उसमें कार्डियक मसल की डेथ हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों रुक गया आपका। और तीसरा है आपका कार्डियक अरेस्ट, जिसमें आपकी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हार्ट के बारे में। मैंने कंप्लीट 2 वीडियो में हार्ट के बारे में सब कुछ बता दिया जो आपके क्लास 10th में मिलेगा, ठीक है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप चाहो तो पढ़ लेना इनको, जो भी बुक होगी आप उसमें सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है आपको कि हार्ट में दोनों लेक्चर देखिए, कोई भी डाउट होता हो कि ये पोर्शन नहीं समझ में आया, ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर पोर्शन नहीं आया, कि यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, तो उसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।